हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कल की क्लास में हम लोगों ने WBC से होने वाली बीमारी के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग प्लेटलेट्स यानी बिम्बाणु के बारे में पढ़ेंगे। प्लेटलेट्स क्या होता है, इसके क्या क्या फंक्शंस हैं, इसको कंप्लीट हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्लेटलेट्स बिम्बाणु। इस प्लेटलेट्स बिम्बाणु को हम लोग साइंस की भाषा में इसे हम लोग थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं तो आप बताएंगे। इसे हम लोग थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। इसमें जो यह थ्रोम्बो होता है, इस थ्रोम्बो का मतलब होता है क्लॉटिंग। क्या होता है तो आप बताएंगे क्लॉटिंग। क्लॉटिंग का मतलब क्या होता है तो आप बताएंगे थक्का। किसका थक्का भाई? रुधिर का थक्का, ठीक है। और साइट्स का मतलब क्या होता है? सेल यानी कोशिका। मतलब ऐसी कोशिका जो रुधिर का थक्का बनाती हो, ऐसी कोशिका जो रुधिर का थक्का बनाती हो, उसे ही हम लोग प्लेटलेट्स या बिम्बाणु कहते हैं। या ऐसी सेल्स, ऐसी कोशिका जो क्या करती हो, ब्लड की क्लॉटिंग करवाती हो, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं तो आप बताएंगे प्लेटलेट्स या बिम्बाणु कहते हैं। यह प्लेटलेट्स कहाँ बनता है? हमने कई बार बताया है कि बोन मैरो के अंदर बनता है। बोन मैरो क्या होता है? हड्डियों के बीच में जो खोखला पार्ट होता है, जो खोखला भाग होता है, खाली स्थान होता है, इसी को ही हम लोग बोन मैरो कहते हैं। क्या कहते हैं तो आप बताएंगे बोन मैरो कहते हैं। इस बोन मैरो को हम लोग हिंदी में अस्थि मज्जा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? तो आप बताएंगे अस्थि मज्जा कहते हैं। अस्थि माने हड्डी, मज्जा माने खाली स्थान, यानी हड्डियों के बीच में जो खाली स्थान होता है, खोखला भाग होता है, इसी को हम लोग बोन मैरो कहते हैं, ठीक है। अब इस बोन मैरो के अंदर दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक इस साइड में रेड कलर की चीज़ें होती हैं, इधर कुछ रेड कलर की चीज़ें होती हैं जिसे हम लोग रेड बोन मैरो कहते हैं। और इस रेड बोन मैरो से क्या बनता है तो आपको हमने बताया है RBC बनता है। इस साइड कुछ हल्के पीले कलर की चीज़ें होती हैं, येलो कलर की चीज़ें होती हैं। इस येलो वाले भाग को हम लोग येलो बोन मैरो कहते हैं। और इस येलो बोन मैरो से क्या बनता है तो आप बताएंगे प्लेटलेट्स बनता है। क्या बनता है? प्लेटलेट्स यानी बिम्बाणु बनता है। और यहीं से आगे प्लाज्मा और WBC भी बनते हैं, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूं। तो अगर आपसे पूछा जाए प्लेटलेट्स कहाँ बनता है तो आप बताएंगे बोन मैरो के अंदर बनता है। बोन मैरो में भी किस वाले भाग से बनता है तो आप बताएंगे येलो बोन मैरो वाले भाग से बनता है। क्या? प्लेटलेट्स बनता है। अब बनता है तो कितनी संख्या में बनता है तो आप बताएंगे इसकी जो संख्या होती है, संख्या यहाँ लिख देते हैं, संख्या, ठीक है। यानी इस प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है तो आप बताएंगे इसकी संख्या 4, 4.5 से लेकर के 5.5 लाख होती है। 4.5 से 5.5 लाख पर 100 ml हीमोग्लोबिन यानी HB में बनता है। यानी अगर 100 ml हीमोग्लोबिन है तो उसमें नियर अबाउट कितना होगा तो 4.5 से 5.5 लाख प्लेटलेट्स होगा। और यह संख्या मेल और फीमेल दोनों में ही बराबर होती है। लेकिन कुछ किताबों में आपको 4 से 5 लाख भी लिखा हुआ मिल जाएगा, तो इससे आप परेशान नहीं होंगे। जैसा ऑप्शन होगा उसके हिसाब से आप लोग उत्तर कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके साइज की। किसके साइज की बात करेंगे तो प्लेटलेट्स के साइज की बात कर लेते हैं। साइज, प्लेटलेट्स की अगर साइज देखा जाए तो यह WBC से क्या होता है, थोड़ा सा छोटा, WBC से थोड़ा सा छोटा होता है। लेकिन यह RBC से थोड़ा सा बड़ा होता है। यानी RBC से बड़ा और WBC से छोटा होता है। क्या? प्लेटलेट्स, ठीक है। साइज में अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे प्लेटलेट्स WBC से छोटा और RBC से बड़ा होता है, ठीक है। कौन? प्लेटलेट्स। लेकिन अगर इसके शेप की बात करें, इसके शेप मतलब इसके आकार की बात किया जाए, प्लेटलेट्स के शेप की बात की जाए तो यह इसका जो शेप होता है वह इर्रेगुलर होता है। इर्रेगुलर का मतलब क्या होता है भाई? अनिश्चित आकार होता है। यानी इसका आकार निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित आकार होता है। किसका? तो आप बताएंगे प्लेटलेट्स का। इसका आकार अनिश्चित होता है। अनिश्चित का मतलब फिक्स नहीं होता है। फिक्स नहीं होता है मतलब कोई भी ऐसे आप शेप बना दीजिए, ये क्या हो गया भाई? यह क्या हो गया तो आप बताएंगे यह प्लेटलेट्स हो गया। और सबसे खास बात बता दें कि इसके अंदर न्यूक्लियस यानी केंद्रक पाया जाता है।
यानी जो प्लेटलेट्स की कोशिकाएं होती हैं, सेल्स होती हैं, इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। लेकिन हमने बताया था आरबीसी के कोशिका में जो है न्यूक्लियस पाया नहीं जाता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स इन दोनों में ही क्या होता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। तो आप लिखना चाहें तो लिख लेंगे, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स दोनों में ही क्या होता है भाई, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यानी पाया जाता है। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। साइज में यह डब्ल्यूबीसी से छोटा होगा, आरबीसी से बड़ा होगा। शेप की बात कर लें तो इसका शेप इर्रेगुलर, अनिश्चित होगा और इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। किसके अंदर, प्लेटलेट्स के अंदर। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं इसका जो लाइफ टाइम यानी जीवन काल होता है वह कितना दिन होता है। तो यहीं पर आप लिख लीजिए इसका लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन का मतलब क्या होता है भाई, जीवन काल। जीवन काल यानी कितना दिन यह जीवित रहता है बेचारा। कौन कौन जीवित रहता है, प्लेटलेट्स। तो यह नियर अबाउट 8 से 10 दिन जीवित रहता है। कितना, केवल 8 से 10 दिन। तो यहाँ लिख लीजिएगा 8 से 10 दिन ही इसका जीवन काल होता है। किसका, प्लेटलेट्स का। 8 से 10 दिन के अंदर यह मर जाता है। कहाँ मरता है तो आप बताएंगे, ब्लड यानी खून के अंदर ही यह मर जाता है। और बनता कहाँ है, बोन मैरो के अंदर। मर कहाँ जाता है, खून के अंदर यानी ब्लड के अंदर। ठीक है, लाइफ टाइम कितना होता है, 8 से 10 दिन केवल। ठीक, तो ये रहा प्लेटलेट्स का लाइफ टाइम यानी जीवन काल, कितना दिन यह जीवित रहता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसका फंक्शन क्या होता है। किसका फंक्शन, प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है, यानी फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स। फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। ठीक है, यानी इसका कार्य क्या होता है। किसका भाई, अब बताएंगे, प्लेटलेट्स का। कौन सा कार्य करता है, तो इसका मुख्य कार्य हमने अभी बताया है, क्लोटिंग कराता है। प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या है, तो आप बताएंगे क्लोटिंग कराना, यानी रुधिर का थक्का बनाना। यानी प्लेटलेट्स क्या करता है, रुधिर का थक्का बनाता है, रुधिर को जमा देता है। कब जमाता है, जब कभी आपको चोट लग जाता है तो चोट लगने पर आपका खून जम जाता है, उसी को ही हम लोग कहते हैं ब्लड का क्लोटिंग या रुधिर का थक्का बनना। अब कैसे होता है, जरा इसको समझने का प्रयास करिएगा, कैसे यह कार्य करता है, कैसे ब्लड को जमा देता है भाई। ठीक है, तो आपको बता दें कि ब्लड जमने के लिए यानी खून को जमने के लिए 3 चीज़ों का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके खून के अंदर। क्या क्या, तो आप बताएंगे, मिनरल्स। ठीक है, मिनरल्स। मिनरल्स मतलब खनिज पदार्थ, खनिज, इसे आप हिंदी में ऐसे लिख लेंगे, खनिज पदार्थ। और खनिज पदार्थ में कौन सा खनिज पदार्थ, तो आप बताएंगे Ca+2। ठीक है, Ca+2 यानी मिनरल्स आपके शरीर में, आपके ब्लड के अंदर होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए भाई, दूसरी क्या चीज़ होनी चाहिए ब्लड क्लोटिंग के लिए, तो आप बताएंगे दूसरी चीज़ आपके अंदर विटामिन होना चाहिए। विटामिन्स, कौन सा विटामिन होना चाहिए, तो बताएंगे विटामिन के। इसके अलावा तीसरी चीज़ क्या होनी चाहिए ब्लड क्लोटिंग के लिए, तो आप बताएंगे प्रोटीन। क्या होनी चाहिए, प्रोटीन। प्रोटीन में कौन सी प्रोटीन, तो जो प्लाज्मा के अंदर पाई जाती हैं वो सारे के सारे प्रोटीन। तो कौन कौन सी प्रोटीन, मुख्य रूप से यहाँ पर हम 4 की बात करेंगे। पहले नंबर पे आप लिख लीजिएगा प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, यह पहला आपका प्रोटीन है ब्लड क्लोटिंग वाला, प्रोथ्रोम्बिन। दूसरा आप लिखेंगे थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन। ठीक है, तीसरा आप लिख लीजिए फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन। और 4 नंबर पे आप लिखेंगे, 4 नंबर पे लिखेंगे फाइब्रिन। क्या लिखेंगे, फाइब्रिन। यानी ये सभी के सभी प्रोटीन और ये विटामिन के और ये कैल्शियम, यानी अगर ये इतनी चीज़ें आपके खून में हैं, खून के अंदर हैं, तो आपके खून का क्लॉटिंग होगा, यानी ब्लड क्लॉटिंग होगा, नहीं तो नहीं होगा। फिर से समझ लीजिए इस चीज़ को। हमने क्या कहा, अगर आपके खून के अंदर कैल्शियम है, ठीक है, इसके अलावा विटामिन के है, इसके अलावा प्रोथ्रोम्बिन है, थ्रोम्बिन है, फाइब्रिनोजन है और फाइब्रिन है, इतनी चीज़ें हैं, ये सभी के सभी क्या है, प्रोटीन है। अगर इतनी चीज़ें आपके खून के अंदर हैं तो आपके खून का क्लोटिंग होगा, यानी रुधिर का थक्का बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। ठीक है, अब आपको पता है कि हमारे खून के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें पाई जाती हैं। फिर आखिर जब ये सारी चीज़ें हमारे खून के अंदर ऑलरेडी हैं, हमारे खून के अंदर नसों में दौड़ रही हैं, फिर ये खून अंदर क्यों नहीं जम जाता है भाई, एक सवाल तो उठता है ना। अगर इतनी चीज़ें आपके खून के अंदर हैं तो खून क्या होगा,
क्लोट कर जाएगा यानी जम जाएगा। जम जाएगा तो ये चीज़ें तो हमारे खून के अंदर ऑलरेडी हैं, जब है तो फिर हमारे अंदर या नसों में क्यों नहीं जम जाता, यानी शरीर के अंदर ही ब्लड का क्लोटिंग क्यों नहीं हो जाता है। तो इसलिए नहीं होता है क्योंकि इसके लिए हमारे ब्लड के अंदर एक और प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, हमारे ब्लड के अंदर एक और प्रोटीन पाया जाता है जिसे हम लोग हिपेरिन कहते हैं। क्या कहते हैं तो आप बताएंगे, हिपेरिन कहते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा हुआ है। ठीक है, नसों में शरीर के अंदर खून नहीं जमता है, क्यों नहीं जमता है, क्योंकि उसके लिए हमारे शरीर के अंदर यानी ब्लड में एक और प्रोटीन पाया जाता है जिसे हम लोग हिपेरिन कहते हैं। यह हिपेरिन क्या करता है, यह एंटी क्लोटिंग फैक्टर की तरह कार्य करता है। एंटी क्लोटिंग फैक्टर की तरह कार्य करता है, मतलब यह क्या करता है, ब्लड का क्लोटिंग नहीं होने देता है। कौन नहीं होने देता है, हिपेरिन नहीं होने देता है। क्यों नहीं होने देता है भाई, क्योंकि इसके अंदर कुछ खास प्रॉपर्टीज होती हैं जिसकी वजह से क्या करता है, ब्लड को जमने नहीं देता है, क्लोट नहीं होने देता है। यही कारण है कि ये सारे के सारे चीज़ हमारे खून के अंदर पहले से मौजूद है, लेकिन शरीर के अंदर खून नहीं जमता है। लेकिन जैसे ही यह खून बाहर आता है, चोट लगता है आपको कभी, बाहर आता है तो वह खून जम जाता है। फिर जब बाहर आएगा तो ये भी तो बाहर आता होगा भाई, जब बाहर आएगा तो खून में जितनी चीज़ें खुली हैं सारी चीज़ें बाहर आएंगी, तो हिपेरिन भी बाहर आएगा। फिर आखिर ऐसा क्या होता है, ऐसे कौन से केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसकी वजह से खून बाहर आकर जम जाता है लेकिन अंदर नहीं जमता है। इसी केमिकल रिएक्शंस को आपको समझना है। लेकिन इसके पहले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दें, यह जो हिपेरिन होता है, इस हिपेरिन को बनाता कौन है, तो आप बताएंगे इसे लीवर बनाता है। लीवर बना करके ब्लड के अंदर डाल देता है हिपेरिन को। तो कभी आपसे परीक्षा में पूछा जाए हिपेरिन का निर्माण कौन करता है या हिपेरिन बनाता कौन है, तो आप बताएंगे लीवर। ठीक है, और इसका कार्य क्या है हिपेरिन का, तो ब्लड का क्लोट न करने देना, मतलब खून ना जमने पाए, यही इसका मुख्य कार्य है। खून को जमने नहीं देता है कौन, तो आप बताएंगे हिपेरिन। ठीक, यानी एंटी क्लोटिंग फैक्टर की तरह कार्य करता है हिपेरिन। ठीक है, तो अब इसके आगे जरा केमिकल रिएक्शंस को हम लोग समझेंगे। आखिर ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से खून हमारा बाहर जम जाता है लेकिन अंदर नहीं जमता है, तो इसको जरा हम मिटाते हैं। ठीक ना, एक बार इसको मिटा देते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं इसके अंदर कौन कौन से प्रॉपर्टीज गुड होते हैं, कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसकी वजह से हमारा खून क्या होता है, बाहर जम जाता है लेकिन अंदर नहीं जमता है। ठीक है, तो ये थोड़ा मिटा दें, आगे हम लोग इस पर चर्चा करने वाले हैं। नेक्स्ट हेडिंग आप क्या देंगे, केमिकल रिएक्शंस ऑफ ब्लड क्लोटिंग, यानी कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस ब्लड क्लोटिंग में होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी, केमिकल रिएक्शंस ऑफ ब्लड क्लोटिंग, यानी ब्लड क्लोटिंग के समय कौन कौन से केमिकल रिएक्शन होते हैं। केमिकल रिएक्शन का मतलब रासायनिक क्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, सॉरी। तो नेक्स्ट हेडिंग आप दीजिए केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस ऑफ ब्लड क्लोटिंग, ब्लड क्लोटिंग, ब्लड क्लोटिंग। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस ऑफ ब्लड क्लोटिंग, तो इसमें मुख्य रूप से देखा जाए तो 3-4 रिएक्शंस होते हैं, उसको समझना होगा। लेकिन इसके पहले एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको समझा दें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे सॉरी जैसे मान लीजिए ये है आपका नस है। ठीक है, इस नस में क्या है भाई, खून ऐसे जा रहा है, इस नस में खून ऐसे जा रहा है। ठीक ना, खून ऐसे जा रहा है। अब आपको चोट लग गया, नस फट गया। जब नस फटता है तो खून क्या होता है, ऐसे निकलता है, खून चारों तरफ ऐसे निकलेगा भाई, खून है, खून निकलेगा। और जब खून निकलेगा तो खून में जितनी चीज़ें घुली होती हैं वो सारी की सारी चीज़ें निकलेंगी। खून में क्या क्या घुला होता है मैंने पहले वीडियो में ही बता दिया है। खून के अंदर बहुत सारी चीज़ें घुली होती हैं, जैसे कि हमने बताया था, इसके अंदर विटामिन्स होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है, यूरिन होता है, ग्लूकोज होता है, सेल्स होता है। सेल्स में कौन कौन सा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, ये सारी की सारी चीज़ें खून के अंदर घुली होती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ब्लड के अंदर घुली होती हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा उसको ज़रूर देखिएगा, पहला वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इस खून के अंदर
बहुत सारी चीज़ें घुली होती हैं। और हमने बताया कि ब्लड क्लोटिंग के लिए क्या क्या चाहिए, तो हमने बताया कैल्शियम चाहिए, और क्या चाहिए, विटामिन के चाहिए, और क्या चाहिए, इसके अलावा प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन में कौन कौन सा प्रोटीन, तो हमने बताया प्रोथ्रोम्बिन। क्या चाहिए, प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। और कौन सा प्रोटीन भाई, नेक्स्ट प्रोटीन हमने बताया था थ्रोम्बिन। क्या बताया था, तो आप लिखेंगे थ्रोम्बिन। और कौन सा प्रोटीन होना चाहिए, तो आप बताएंगे फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन, ठीक है, फाइब्रिनोजन। और 4 नंबर पे आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे फाइब्रिन, फाइब्रिन। हिंदी वाले बच्चे ऐसे ही लिख लेंगे प्रोथ्रोम्बिन, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे आप लोग लिख लीजिएगा हिंदी में प्रोथ्रोम्बिन। हम लिखेंगे तो बस समय नुकसान होगा, प्रोथ्रोम्बिन। और क्या लिखेंगे आप, थ्रोम्बिन, ठीक है, थ्रोम्बिन ऐसे लिख लीजिएगा। इसको आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख लीजिएगा फाइब्रिनोजन, ठीक ना, हिंदी ऐसे लिख लीजिएगा। और इसे कहते हैं हम लोग फाइब्रिन, फाइब्रिन, ठीक, इसका नाम है, ऐसे ही नाम आप लिख लीजिएगा। ये सभी के सभी प्रोटीन्स होते हैं, प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं, ब्लड क्लोटिंग में भाग लेते हैं। और इनमें से भी मुख्य मेन कौन होता है, तो आप बताएंगे यह जो फाइब्रिनोजन होता है, यह मेन ब्लड क्लोटिंग वाला प्रोटीन होता है। हम क्या बता रहे थे, नस है, नसों के अंदर ऐसे खून जा रहा है, कहीं कट गया, फट गया, नस फट गई, खून ऐसे निकलने लगता है। तो जब खून निकलता है इसके साथ कैल्शियम भी निकलेगा, यानी Ca+2 भी निकलेगा। जब खून निकलेगा तो इसमें आपका जो है विटामिन के भी निकलेगा, कैल्शियम भी निकलेगा, और ये सभी के सभी प्रोटीन्स भी निकलेंगे जो हमने लिख दिया, ठीक। तो ये सारी की सारी चीज़ें निकल रही हैं। और इसी के साथ हिपेरिन भी निकलेगा, सारी चीज़ें निकलेंगी। अब जब निकलता है तो आप देखते हैं कुछ देर बाद जहाँ चोट लगा है धीरे धीरे खून जमने लगता है, और कुछ देर बाद खून क्या होता है, जम जाता है, और खून बहना रुक जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है, इसका कारण क्या है, तो इसका मुख्य कारण क्या है, तो आप लिखिएगा यह जो प्रोथ्रोम्बिन होता है, यह प्रोथ्रोम्बिन होता है, यह इनएक्टिव होता है। तो पहला केमिकल रिएक्शन क्या होगा, आप लिखिएगा प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, नीचे हिंदी भी लिखते रहे हैं प्रोथ्रोम्बिन। यह जो प्रोथ्रोम्बिन होता है, यह क्या होता है, इनएक्टिव होता है। इनएक्टिव का मतलब क्या होता है, जो सक्रिय ना हो, यानी निष्क्रिय हो, मतलब क्रियाशील ना हो, काम ना कर रहा हो, मौजूद तो है लेकिन काम नहीं कर रहा है, ठीक है, यानी सोया हुआ है, सीधा सा मतलब समझिए। प्रोथ्रोम्बिन क्या है, सोया हुआ है, निष्क्रिय है, काम नहीं कर रहा है, इनएक्टिव है। लेकिन जैसे ही यह कैल्शियम यानी Ca+2 आता है, कैल्शियम आता है, और इसके साथ एक और केमिकल आपके शरीर के अंदर, ब्लड के अंदर रिलीज होता है, जिसे लीवर बनाता है। उस केमिकल का नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये लिख लीजिए, थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन ऐसे लिख लीजिए, थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन। इस थ्रोम्बोप्लास्टिन को कौन बनाता है, लीवर बनाता है। लीवर बना करके ब्लड के अंदर डाल देता है थ्रोम्बोप्लास्टिन को। यह एक प्रकार का क्या होता है, तो आप बताएंगे एक प्रकार का केमिकल होता है। यह केमिकल लीवर बनाता है और खून के अंदर डाल देता है थ्रोम्बोप्लास्टिन को। अब यह कैल्शियम और थ्रोम्बोप्लास्टिन की प्रेजेंस में यह जो प्रोथ्रोम्बिन होता है, यह थ्रोम्बिन में बदल जाता है। यह प्रोथ्रोम्बिन किस में बदल जाता है, तो आप क्या बताएंगे, थ्रोम्बिन में बदल जाता है, थ्रोम्बिन में बदल जाता है। हिंदी में ऐसे लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, थ्रोम्बिन में बदल जाता है, ठीक है। हमने क्या बताया, यह जो प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन होता है, यह कैल्शियम और थ्रोम्बोप्लास्टिन केमिकल की उपस्थिति में यह थ्रोम्बिन में बदल जाता है। और जैसे ही थ्रोम्बिन में बदलता है, यह एक्टिव हो जाता है, यानी सक्रिय हो जाता है। यानी अभी तक सोया था, अब यह जग गया, और जैसे ही जगता है यह दो काम करता है। जैसे ही यह जगता है यह दो काम करता है। इसको मिटा दें। यह थ्रोम्बिन जैसे ही जगता है बाबू, दो काम करता है। ध्यान से समझिएगा, नहीं तो केमिकल रिएक्शन आप समझ नहीं पाएंगे। अब दो काम कौन कौन सा करता है, तो पहला काम, दूसरा काम, दोनों काम पूछा जाता है, दोनों नोट कर लीजिएगा। थ्रोम्बिन पहला काम क्या करता है, यह हिपेरिन जो इसके अंदर से निकल रहा था, उस हिपेरिन को डीएक्टिवेट कर देता है। यानी थ्रोम्बिन का पहला काम क्या है, हिपेरिन, हिपेरिन, ये लिख लीजिए, हिपेरिन, ठीक है। इस हिपेरिन को क्या करता है, यह डीएक्टिवेट कर देता है, डीएक्टिवेट कर देता है, ठीक है।
अच्छे से लिख लीजिएगा, डीएक्टिवेट। डीएक्टिवेट का मतलब क्या होता है भाई? निष्क्रिय कर देता है यानी सुला देता है। फिर से एक तरह समझिए आप। तो यह थ्रोम्बिन क्या करता है? इस हिपैरिन को डीएक्टिवेट कर देता है। ठीक है, जैसे यह डीएक्टिवेट हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, यानी अब ये रास्ते से हट गया। अब जब नसों से मान लीजिए ऐसे नस फट गया, अब यहाँ से जब खून निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है, तो अब कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सब तो निकल रहे हैं। इसमें हिपैरिन भी निकल रहा है, कैल्शियम भी निकल रहा है, और ये विटामिन के भी निकल रहा है, और सारे के सारे प्रोटीन भी हैं। जितनी चीज़ें खून में घुली हैं सब निकल रही हैं। लेकिन इस हिपैरिन को मुख्य रूप से क्या करता है? सुला देता है। मतलब ऐसा सुला देता है, एक तरह से निष्क्रिय कर देता है, डीएक्टिवेट कर देता है कि यह हिपैरिन अब कोई काम नहीं कर पाता है। और हिपैरिन का काम क्या था? ब्लड को क्लोटिंग न होने देना, मतलब जमने न देना, खून जमने न पाए, बस यही एक काम किसका? हिपैरिन का। तो इसी को यह सुला दिया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसका सेकंड काम हम लोग समझते हैं। इसका सेकंड काम क्या है, ज़रा इसको भी समझ लीजिए। अब यह थ्रोम्बिन क्या करता है? इस फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में बदल देता है। यह जो फाइब्रिनोजेन होता है, इस फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिनोजेन, ठीक है, इस फाइब्रिनोजेन को किस में बदल देता है? तो आप बताएंगे, इसको यह फाइब्रिन में बदल देता है। अब इसको बदलने से क्या होता है भाई? तो इसको यहाँ पर दूसरा नंबर डाल के केमिकल रिएक्शन लिख लीजिएगा। यह थ्रोम्बिन क्या किया? यह थ्रोम्बिन क्या किया भाई? यह थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन को, यही लिख लीजिएगा, फाइब्रिनोजेन, ठीक है, इस फाइब्रिनोजेन को क्या किया? यह फाइब्रिन में बदल दिया। किस में बदल दिया? तो आप बताएंगे, फाइब्रिन में बदल दिया। ठीक है, फाइब्रिन में बदल दिया। अब जैसे ही यह थ्रोम्बिन, यहाँ ऊपर चाहे तो आप लिख सकते हैं क्योंकि इसी के उपस्थिति में रिएक्शन हो रहा है, थ्रोम्बिन। ठीक, तो यह थ्रोम्बिन क्या करता है? इस फाइब्रिनोजेन को किस में बदल देता है? फाइब्रिन में बदल देता है। अब फाइब्रिन में बदलने से क्या होता है? तो यहाँ समझिएगा, यह जो थ्रोम्बिन होता है एक बड़ा सा प्रोटीन होता है जो धागे नुमा संरचना से मिलकर के ऐसे ही बना होता है, एक धागे नुमा संरचना होता है। कौन? थ्रोम्बिन। और जो फाइब्रिनोजेन होता है एक प्रकार का यह पॉलीमर होता है। पॉलीमर क्या होता है भाई? छोटे छोटे यूनिट से मिल करके बड़ा यूनिट बन जाता है, उसी को हम लोग पॉलीमर कहते हैं, बहुलक कहते हैं। जब कई छोटे छोटे यूनिट मिल करके आपस में जुड़ जाते हैं तो उसी को हम लोग पॉलीमर या बहुलक कहते हैं। तो इसमें भी कई छोटे छोटे जो है यूनिट्स, इकाइयाँ होती हैं, धागे नुमा संरचनाएँ होती हैं जो आपस में क्या होती हैं? ऐसे चेन रूप में जुड़ी होती हैं। ठीक है, ये धागे नुमा संरचना ये भी होता है, जुड़ा होता है। लेकिन जैसे ही यह फाइब्रिनोजेन फाइब्रिन में बदलता है तो ये सारे के सारे धागे क्या होते हैं? ऐसे एक एक निकल जाते हैं। ये जितने धागे दिख रहे हैं ऐसे पकड़ के खींच दीजिए, एक धागा उठा के रख दीजिए, एक एक धागा पकड़िए, ऐसे उठा कर रख दीजिए, है ना। तो ये धागे क्या होते हैं? ऐसे खुल जाते हैं। जितने धागे होते हैं बाबू ऐसे ही खुल जाते हैं। और जब धागे ऐसे खुल जाते हैं तो एक जाली नुमा संरचना बना लेते हैं, एक जाल की तरह संरचना बना लेते हैं। और यह जब जाल बन जाता है तो क्या होता है? इसी जाल में जो खून निकल रहा था, चाहे वह आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो, प्लेटलेट्स हो, प्लाज्मा हो, या ब्लड के अंदर घुले जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, इसी जाल के अंदर फंस करके रह जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। यानी अगर कहा जाए तो एक तरह से ब्लड का क्लोटिंग हो जाता है। क्या हो जाता है? तो आप बताएंगे, ब्लड का क्लोटिंग हो जाता है, यानी रुधिर का थक्का बन जाता है। कब बन जाता है भाई रुधिर का थक्का? जैसे ही यह क्या किया, एक एक धागा अलग हो जाता है, यूनिट अलग हो जाता है। जब अलग होता है तो यह धागे क्या होते हैं? एक जाल सदृश रचना बना लेते हैं, एक जाली की तरह संरचना बना लेते हैं। और इसी जाली में आकर के जितने भी ब्लड के कंपोनेंट्स होते हैं, खून के कंपोनेंट्स होते हैं, चाहे वह प्लाज्मा हो, डब्ल्यूबीसी हो, प्लेटलेट्स हो, आरबीसी हो, जितनी चीज़ें होती हैं सब के सब इसी में आकर के फंस जाती हैं। और फंसते हैं तो एक तरह से क्या होती है? खून रुक जाता है। और खून का रुकना ही या जमना ही क्या कहलाता है? तो आप बताएंगे, ब्लड क्लोटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? तो आप क्या बताएंगे? ब्लड क्लोटिंग कहलाता है। मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा ब्लड क्लोटिंग कैसे होता है। ठीक है, नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से इस रिएक्शन को समझिएगा, ज़रूर आपको समझ में आएगा। हमने क्या बताया? ब्लड का क्लोटिंग यानी रुधिर का थक्का बनने के लिए 3 चीज़ों का होना बहुत ही ज़रूरी है। क्या क्या? एक तो आपके खून के अंदर कैल्शियम +2 होना चाहिए, विटामिन के होना चाहिए, और प्रोटीन में कौन कौन? तो 4 टाइप के प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन और फाइब्रिन। अगर इतनी चीज़ें हैं आपके खून के अंदर तो आपका खून क्या होगा? थक्का जम जाएगा, है ना, यानी ब्लड का बहना रुक जाएगा।
लेकिन अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो खून क्या होगा, नहीं जमेगा, उसका थक्कापन नहीं होगा, यानी खून आपका नहीं जो है जमेगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, अगर आपको कहीं चोट लग गया, नस वस फट गया, तो खून निकलता जाएगा और इंसान की मौत हो जाएगी। तो इसके अंदर क्या है, इन सारे कंपोनेंट्स का होना बहुत ही ज़रूरी है और हर इंसान के अंदर होता है। जब होता है तो यह खून अंदर क्यों नहीं जम जाता भाई, जब यह कैल्शियम और ये विटामिन के और ये सारे के सारे प्रोटीन्स ऑलरेडी आपके शरीर में है, खून के अंदर हैं, तो फिर ये अंदर शरीर के अंदर नसों में क्यों नहीं जम जाता है। तो हमने बताया इसके लिए क्या होता है, हमारे ब्लड के अंदर एक और प्रोटीन होता है जिसे हम लोग हिपैरिन कहते हैं। यह हिपैरिन क्या करता है, ब्लड का क्लॉटिंग नहीं होने देता है, कहाँ, शरीर के अंदर। लेकिन जैसे ही आपको चोट लगता है, खून बाहर आता है, तो जैसे ही खून बाहर आता है तो क्या होता है, इस हिपैरिन को सुला देता है कौन, थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन क्या करता है, इस हिपैरिन को एक तरह से निष्क्रिय कर देता है, एक तरह से सुला देता है। वो बेचारा काम धाम नहीं करता है और चुपचाप जो होता है खून क्या होता है, अब आसानी से खून क्या हो सकता है, जम सकता है। और ये हिपैरिन क्या कर रहा था, खून को जमने नहीं दे रहा था, तो इसको रास्ते से हटा दिया कौन, थ्रोम्बिन। तो आपसे परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है, वह कौन सा प्रोटीन है जिसके उपस्थित में जो हिपैरिन होता है वह डीएक्टिवेट हो जाता है। यानी वह कौन सा प्रोटीन है जिसकी उपस्थित में या जिसकी वजह से हिपैरिन क्या होता है, डीएक्टिवेट हो जाता है। तो आप बताएंगे थ्रोम्बिन। ठीक है। अब क्या होता है सेकंड, अब यह थ्रोम्बिन, इसको अच्छे से केमिकल रिएक्शन द्वारा हमने समझाने का प्रयास किया कि अब अगर यह प्रोथ्रोम्बिन है, या प्रोथ्रोम्बिन, तो यह बेचारा सोया हुआ होता है, यानी क्या होता है, इनएक्टिव होता है, निष्क्रिय होता है। लेकिन जैसे ही कैल्शियम +2 और थ्रोम्बोप्लास्टिन ये दोनों केमिकल आते हैं, इन दोनों के केमिकल प्रभाव से यह क्या होता है, यह जग जाता है और तुरंत दूसरे रूप में बदल जाता है, जिसका नाम क्या होता है, थ्रोम्बिन। यानी प्रोथ्रोम्बिन किस में बदल जाता है, थ्रोम्बिन में बदल जाता है। और जैसे ही थ्रोम्बिन में बदलता है तो यह एक्टिव हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। और यह दो काम करता है, कौन कौन, पहला काम हिपैरिन को क्या करता है, डीएक्टिवेट करता है, और दूसरा काम इस फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदल देता है। और फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलने से क्या होता है कि ये जो थ्रोम्बिन होता है एक प्रकार का यह प्रोटीन होता है, और प्रोटीन में धागेनुमा संरचना होता है। जो फाइब्रिनोजन होता है यह भी एक प्रकार का प्रोटीन होता है, लेकिन ये पॉलीमर होता है। पॉलीमर का मतलब छोटे छोटे कई यूनिट्स मिलकर के एक बड़ा चेन बना लेते हैं, एक बड़ी यूनिट बना लेते हैं, उसी को हम लोग पॉलीमर कहते हैं, बहुलक कहते हैं। अब यह क्या होते हैं, जो छोटे छोटे धागेनुमा संरचनाएं होती हैं, धागे होते हैं, ये सभी धागे आपस में खुलने लगते हैं। कब, जब यह फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में बदलता है। तो जब यह फाइब्रिन में बदलता है तो सभी धागे ऐसे खुलते हैं, और धागे खुल करके क्या होते हैं, एक जाल टाइप संरचना बना लेते हैं, एक जाली बना लेते हैं। और उसी जाली में ब्लड के जो कंपोनेंट्स होते हैं, चाहे प्लाज्मा हो, चाहे WBC हो, प्लेटलेट्स हो, RBC हो, सभी के सभी आकर के क्या होते हैं, इसी में फंस जाते हैं। और फंस करके क्या होते हैं, बेचारे उसी में रह जाते हैं, बाहर नहीं निकल पाते हैं। इस प्रकार रुधिर का बहना, खून का बहना रुक जाता है चोट लगने पर। और जब रुधिर का बहना रुक जाता है, आपका ब्लड जो है जम जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड क्लोटिंग कहते हैं, रुधिर का जमना कहते हैं। ठीक है। तो ये पूरा का पूरा रिएक्शन आपको समझ में आया होगा। अब यह हिपैरिन क्या करता है, इसका एक और उदाहरण आपको बताते हैं। कभी कभी ये भी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, और आपका कॉन्सेप्ट भी थोड़ा क्लियर होगा। जो शराब पीने वाला इंसान होता है, यानी जो शराबी इंसान होता है, शराब पीता है, रेगुलर एल्कोहल का सेवन करता है, तो यह क्या होता है, इसको ज़रा समझने का प्रयास करिएगा। यहीं पर लिख दे रहे हैं, यह लीवर क्या करता है भाई, लीवर क्या करता है, हिपैरिन बनाता है। क्या करता है, यह हिपैरिन बनाता है। ठीक है, समझने का प्रयास करिएगा। यह क्या करता है, हिपैरिन को बनाता है, और बना करके ब्लड के अंदर डाल देता है। लेकिन जब ज़्यादा आप अल्कोहल का सेवन करते हैं तो लीवर ठीक से काम नहीं करता है, और जब लीवर ठीक से काम नहीं करता है तो हिपैरिन का प्रोडक्शन घटा देता है, यानी हिपैरिन की मात्रा को कम कर देता है, या बनाता ही नहीं है। और जब बनाता नहीं है तो ब्लड के अंदर इसको डालता नहीं है। और जब खून के अंदर आपके हिपैरिन नहीं होगा, ब्लड के अंदर हिपैरिन नहीं होगा, तो क्या होगा, क्या होगा भाई, जब यह नहीं होगा तो क्या होगा, आसानी से खून जम जाएगा, क्योंकि यही तो जमने से रोक रहा था खून को। अब यह है ही नहीं, तो क्या होगा, नसों में खून जम जाएगा। ऐसे मान लीजिए नसें हैं, इस नसों के अंदर खून जा रहा है, अब हिपैरिन हट गया रास्ते से, हिपैरिन है ही नहीं। अब क्या होगा, अब यह सभी के सभी कंपोनेंट्स खून के जो हैं ये आपस में ऐसे ऐसे क्या होंगे, जमने लगेंगे। और जम करके क्या होगा, यह पूरा का पूरा जो नस है आपका फट जाएगा, और इंसान की क्या होगी, मृत्यु हो जाएगी। कौन से इंसान की, जो ज़्यादा शराब पीता है, अल्कोहल का सेवन करता है। समझ में आ रहा है। तो यह क्या होता है, लीवर पर ज़्यादा इफेक्ट डालता है शराब, और उसकी वजह से लीवर क्या करता है, हिपैरिन की मात्रा को कम बनाता है, और फिर क्या होता है, उसका नतीजा ये होता है कि जो है नसें फट जाती हैं और इंसान की
मौत हो जाती है। ठीक ना। तो हिपैरिन का मुख्य कार्य क्या है? ब्लड को क्लोटिंग से बचाना, यानी ब्लड को जमने ना देना। लेकिन जब वो बाहर आता है तो ये क्या होता है, आसानी से बेचारा क्या होता है, डीएक्टिवेट हो जाता है। और कौन करता है? तो यही थ्रोम्बिन प्रोटीन क्या करता है, हिपैरिन को डीएक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से ये रास्ते से हट जाता है और आसानी से खून बाहर आने पर जम जाता है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा और ये पूरा का पूरा केमिकल रिएक्शन मैंने समझाने का प्रयास किया। अगर कहीं समस्या होती है, नहीं समझ में आता है, तो उसको आप नेक्स्ट क्लास में आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, या कमेंट में अगर आप टाइप कर देंगे कि ये चीज़ हमको नहीं समझ में आई, तो उसका फिर से हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। ठीक है। अब वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए प्लेटलेट से संबंधित अभी कुछ बीमारियां भी हैं, जैसे हीमोफीलिया है, या इसमें प्लेटलेट्स कैसे डाउन होता है, बढ़ता है यानी कम होता है तब कौन सी बीमारी होगी, अधिक हो जाता है तब कौन सी बीमारी होगी। तो ये तमाम बीमारियां हैं, डेंगू, मलेरिया, यानी प्लेटलेट से होने वाली कुछ बीमारियां हैं। उस बीमारी को हम लोग कल के क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि आज वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।